सुमन के हाथ से सब्जियों का थैला लगभग छूट ही गया था जब उसके पीछे से एक आवाज गूंजी। यही है मेरी एक्स वाइफ, देखो जरा कैसी लग रही है। ये आवाज सुनते ही सुमन का दिल जोर से धड़का, उसके कदम जमीन में गड़ गए। इस आवाज को तो वह नींद में भी पहचान सकती थी। उसने धीरे से मुड़कर देखा। सामने विवेक खड़ा था, उसका तलाकशुदा पति, और उसके साथ ही उसकी वही गर्लफ्रेंड काव्या, जिसके कारण उन दोनों का तलाक हुआ था। उसके हाथों में ढेरों ब्रांडेड बैग्स और आंखों पर महंगा चश्मा, और चेहरे पर चमक ऐसी थी जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। विवेक उसकी तरफ बढ़ा। उसने सुमन के हाथों में लटके थैलों को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर एक क्रूर संतोष था। वही की वही रह गई ना, मैंने कहा था ना तुम किसी लायक नहीं हो। देखो आज भी वही कॉटन की साड़ियां, वही ग्रॉसरी के थैले। मुझे तुम पर तरस आता है सुमन, देखो तो सही क्या हाल बना रखा है अपना। विवेक ने बनावटी सहानुभूति से पूछा। वैसे मैंने तो सुना था तुम शहर छोड़ गई हो, पर तुम तो यहीं हो, और लगता है हालत पहले से भी ज्यादा खराब है। काव्या ने अपना कीमती चश्मा नाक पर टिकाते हुए कहा। तो ये है तुम्हारी एक्स वाइफ? विवेक हंसा। हाँ काव्या, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये औरत मेरे स्टेटस और एम्बिशंस के साथ कभी मैच नहीं कर पाई। एकदम थर्ड क्लास। सुमन चुप रही। वह जानती थी कि बहस करने का मतलब कीचड़ में पत्थर फेंकना है। विवेक ने अपने बैग से एक सुनहरा चमचमाता हुआ कार्ड बाहर खींचा और उसके हाथ में थमाते हुए कहा, लो, मेरी और काव्या की शादी है अगले हफ्ते, ग्रैंड हयात में, आना जरूर। तुम्हें देखना चाहिए कि जब लाइफ में सही चॉइस की जाती है तो इंसान कहां पहुंचता है। फिर उसने काव्या की कमर पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यही है मेरी मंगेतर, स्टाइलिश है ना, बिल्कुल मेरे टाइप की, इसे कहते हैं क्लास। काव्या ने हंसकर कहा, जरूर आना सुमन, दावत बहुत लजीज होने वाली है। तुम्हें तो शायद ऐसा खाना नसीब भी ना होता हो। दोनों जोर से हंसे। वह हंसी सुमन के कलेजे को चीर गई। उसने एक गहरी सांस ली और कार्ड पढ़ने के बाद विवेक की आंखों में सीधे देखा। उसकी आवाज में न गुस्सा था न कंपन, एक आत्मविश्वास था। बधाई हो विवेक, जरूर आऊंगी। पुराने रिश्तों की एक आखिरी रस्म तो निभानी ही पड़ेगी। विवेक को उम्मीद थी कि सुमन को जलन होगी, लेकिन उसकी शांति ने उसे थोड़ा असहज कर दिया। हाँ हाँ बिल्कुल आना, और कोई गिफ्ट वगैरह मत लाना, मुझे पता है तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। वे दोनों अपनी महंगी एसयूवी में बैठकर धूल उड़ाते हुए निकल गए। सुमन ने अपनी कलाई घड़ी देखी। शाम के 6:30 बज चुके थे। तभी उसका फोन बज उठा। जी, बस पहुंच रही हूं, कहते हुए सुमन ने फोन रखा। 3 साल पहले का मंजर उसकी आंखों के सामने तैर गया। सुमन एक पढ़ी लिखी लड़की थी। विवेक एक छोटी कंपनी में टीम लीडर था। विवेक से शादी के बाद सुमन घर संभालती, विवेक के बूढ़े माँ बाप की सेवा करती और अपने शौक पूरे करने की बजाय दूसरों के लिए जीती थी। लेकिन विवेक को वो अपने से कमतर लगती थी। वो उसे कभी अपने साथ कहीं नहीं ले जाता था, क्योंकि उसे सुमन की सादगी और हिंदी बोलने पर शर्म आती थी। लेकिन कहते हैं ना, औरत की छठी इंद्री उसे खतरे का आभास करा देती है। सुमन को विवेक पर शक होने लगा था। विवेक का देर रात घर आना, फोन पर सीक्रेट पासवर्ड लगाकर रखना और छोटी छोटी बातों पर सुमन को नीचा दिखाना। जब भी सुमन पूछती, विवेक उसे अपनी बातों में उलझा लेता। सुमन, तुम पागल हो गई हो क्या? दिन भर घर में रहकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। देर रात तक काम करता हूं। किसके लिए? सिर्फ हमारे भविष्य के लिए। सुमन, जो उसे देवता मानती थी, खुद को ही दोषी मानकर चुप हो जाती। फिर वह शाम आई जिसने सब बदल दिया। विवेक बाथरूम में था और उसका फोन बाहर सोफे पर पड़ा था। फोन बजा, स्क्रीन पर नाम चमका, माय लाइफ लाइन। सुमन ने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज, डार्लिंग, कब आजाद हो रहे हो? तुम्हारी उस गंवार पत्नी से छुटकारा कब मिलेगा तुम्हें? सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी विवेक बाहर आया। उसने सुमन के हाथ में फोन देखा और झपट लिया। सुमन ने रोते हुए पूछा, यह कौन थी विवेक, और वो मुझे गंवार क्यों कह रही थी? विवेक के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसने बड़ी बेशर्मी से कहा, मेरी गर्लफ्रेंड है वो, काव्या नाम है उसका। वो स्मार्ट है, मॉडर्न है, मेरे स्टैंडर्ड की है। तुम क्या हो? एक बोझ। मैं ऊब चुका हूं तुम्हारी इस रोती हुई शक्ल और मिडिल क्लास सोच से। सुमन हक्की बक्की रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने सुना है वो सच है या उससे सुनने में गलती हुई है। लेकिन अगले दिन विवेक ने सब साफ और स्पष्ट कर दिया। जब उसने तलाक के कागज लाकर सुमन के मुंह पर फेंके,
साइन करो और निकलो यहां से। मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। सुमन ने एक शब्द नहीं कहा, न एलिमनी मांगी, न सफाई दी, बस अपनी टूटी हुई आत्मा के साथ अपने मायके चली गई। विवेक से अलग होने के बाद सुमन किसी पर बोझ बनकर रहना नहीं चाहती थी। उसने हिम्मत नहीं हारी और नौकरी ढूंढने निकली। कई ठोकरों के बाद उसे एक टेक्सटाइल कंपनी में जूनियर मैनेजर की नौकरी मिली। सुमन ने अपने काम में जी जान लगा दी, लेकिन किस्मत को शायद अभी और इम्तिहान लेना था। 6 महीने बाद खराब मैनेजमेंट के कारण वह कंपनी डूब गई। रातों रात ताला लग गया। सुमन फिर बेरोजगार थी और उसके साथ बेरोजगार हो चुका था दीपक भी। दीपक उसी ऑफिस का एक मेहनती एम्प्लॉय था, जिसे घर पर बीमार मां के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। दीपक हताश था, लेकिन सुमन कुछ और ही सोच रही थी। उसने दीपक से कहा, दीपक, हम दूसरों के लिए कब तक काम करेंगे? सिर्फ कंपनी डूबी है, हमारा हुनर नहीं। मुझे टेक्सटाइल की समझ है, तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग आती है। चलो एक साथ शुरू करते हैं। दीपक को सुमन के आत्मविश्वास पर भरोसा हुआ। दोनों ने अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी मिलाई, एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और शुरू किया अपना वेंचर विरासत। उनका विजन साफ था, भारत के लुप्त हो रहे हथकरघा को नए ट्रेंडी रूप में सोशल मीडिया पर बेचना। शुरुआत मुश्किल थी। दिन में वे कारीगरों के पास धूल धक्कड़ में घूमते, रात रात भर जागकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मार्केटिंग कैंपेन चलाते। दीपक ने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया। वह जानता था कि प्रोडक्ट को कहानी बनाकर कैसे बेचना है, और सुमन जानती थी कि कौन सा डिजाइन लोगों के दिल को छुएगा। उनकी मेहनत रंग लाई। उनका पहला कलेक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 1 साल के भीतर वे फर्श से अर्श पर पहुंच गए। ऑर्डर्स की तो जैसे बाढ़ सी आ गई। इस संघर्ष के दौरान सुमन और दीपक एक दूसरे के सबसे बड़े सहारे बन गए थे। दीपक ने सुमन को कभी बेचारी नहीं समझा, बल्कि उसे एक योद्धा माना, और सुमन ने दीपक में वह सम्मान और बराबरी पाई जो विवेक ने कभी नहीं दी थी। दोस्ती प्यार में बदली और उन्होंने सादगी से शादी कर ली। शादी के बाद जैसे उनकी किस्मत को पंख लग गए। बिजनेस दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। 3 साल के अंदर विरासत एक स्टार्टअप से एक मल्टीनेशनल ब्रांड बन गया। सुमन अब वही गंवार सुमन नहीं थी। वह एक बिजनेस टाइकून थी, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी थी। वो अपनी जड़ों से जुड़ी हुई थी। लेकिन आज विवेक और उसकी गर्लफ्रेंड की जहर बुझी बातों ने सुमन के आत्मसम्मान को जबरदस्त ठेस पहुंचाई थी। थोड़ी देर बाद सुमन घर पहुंची तो उसके पति ने पूछा, क्या हुआ? चेहरा उतरा हुआ क्यों है? सुमन ने हाथ में पकड़ा वह सुनहरा कार्ड सेंटर टेबल पर रख दिया। विवेक वेड्स काव्या बाजार में मिल गया था। सुमन ने एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा और सारी बात बताई। दीपक ने सुमन का हाथ पकड़ा। उसके चेहरे पर एक शरारती लेकिन मजबूत मुस्कान थी। शादी में बुलाया है तो चलेंगे ना? सिर्फ तुम क्यों, मैं भी साथ चलूंगा, दीपक ने दृढ़ता से कहा। और गिफ्ट भी ऐसा देकर आएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। इधर विवेक अपने अहंकार में इतना अंधा था कि उसे खबर ही नहीं थी कि बाजार में जिस औरत को उसने कार्ड थमाया था, उसके पीछे अब दीपक जैसा मजबूत साथी और करोड़ों का साम्राज्य खड़ा है। 1 सप्ताह बीत चुका था। शादी की रात ग्रैंड हयात होटल का बड़ा सा लॉन रोशनी से नहाया हुआ था। नजारा किसी फिल्म के सेट जैसा था। मखमली कालीन, विदेशी फूलों की सजावट और शहर के रईसजादों की भीड़। विवेक क्रीम कलर की शेरवानी में दूल्हा बना स्टेज पर खड़ा था। उसके बगल में काव्या लाल लहंगे में सजी कैमरा पर पोज दे रही थी। विवेक के हाथ में शैंपेन का गिलास था। वह अपने दोस्तों से घिरे हुए अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहा था। यार, लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है। मैंने लिया, आज जेनिथ कॉर्प में वाइस प्रेसिडेंट हूं और काव्या शीज परफेक्ट। तभी एक दोस्त ने पूछा, अरे तू कह रहा था तेरी एक्स वाइफ आने वाली है? विवेक ने ठाका लगाया, हाँ यार, बुलाया है। थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो होना चाहिए। सब हंस पड़े। कुछ देर में विवेक माइक पर सभी रिश्तेदारों को संबोधित करने आया, लेकिन तभी लॉन में एक शानदार काले रंग की मर्सिडीज आकर रुकी। सबकी नजरें उस महंगी गाड़ी पर टिक गईं। ड्राइवर सीट का दरवाजा खुला। एक बेहद स्मार्ट और सौम्य दिखने वाला आदमी उतरा। दीपक। उसने गहरा नीला सूट पहना था और चेहरे पर एक शालीन मुस्कान थी। वह तेजी से घूमकर पिछली सीट की तरफ गया और दरवाजा खोला। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। दीपक का हाथ थामकर सुमन गाड़ी से उतरी। आज उसने मैरून रंग की एक बेहद नफीस कांजीवरम साड़ी में थी। हाथों में जड़ाऊ कंगन और गले में हीरों का हार था, लेकिन जेवर से ज्यादा चमक उसके चेहरे पर थी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई रानी अपने राजा के साथ आई हो। उसी समय दीपक का फोन बज उठा। उसने स्क्रीन देखी, फिर सुमन की आंखों में देखकर आगे चलने का इशारा किया और फोन कान से लगाकर थोड़ा पीछे रुक गया। सुमन ने एक गहरी सांस ली और अकेले आगे बढ़ी। स्टेज पर खड़े विवेक का हाथ हवा में ही रुक गया। काव्या की आंखें भी फटी रह गईं। विवेक, ये तुम्हारी एक्स वाइफ सुमन है ना? ऐसा कैसे? विवेक के गले से आवाज नहीं निकली। हाँ, है तो सुमन ही। सुमन धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ी। हॉल में सन्नाटा छा गया। जो लोग विवेक को बधाई दे रहे थे वे अब रास्ता छोड़ रहे थे। सुमन की नजरें सिर्फ विवेक पर टिकी थीं। वह सीढ़ियां चढ़कर स्टेज पर आई। विवेक के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। सुमन, तुम और मर्सिडीज में? वह हकलाया, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई और बोला, अरे वाह सुमन, किराए की मर्सिडीज लेकर आ गई और साड़ी भी रेंट पे ली। बेचारी, इतनी मेहनत की दिखावे के लिए पूरे महीने की तनख्वाह क्या आज ही खर्च कर दी तुमने? लेकिन सुमन के चेहरे पर शर्मिंदगी की जगह एक बर्फीली मुस्कान थी, जिसे देखकर विवेक असहज हो गया। विवेक, जब इंसान खुद उधार की जिंदगी जीता है तो बाकी लोगों को भी उसी नजरिए से देखता है। लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब एक साथ दूंगी। एक गिफ्ट लाई हूं तुम्हारे लिए, जो ना किराए का है ना उधार का, बिल्कुल ओरिजिनल है तुम्हारे नाम का। सुमन और विवेक जब बात कर रहे थे वो सब बातें माइक के जरिए मेहमानों को भी सुनाई दे रही थीं। फिर सुमन बोली, विवेक, तुमने उस दिन मार्केट में कहा था कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तुम सही थे। मैं तुम्हारी तरह सस्ती सोच और छिछोरापन अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरे स्टैंडर्ड्स अब बहुत ऊंचे हैं। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सुमन ने अपने क्लच से एक लिफाफा निकाला और विवेक की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुमने तो उपहार लाने से मना किया था, लेकिन हमारे संस्कारों में है कि खाली हाथ किसी के यहां नहीं जाते। विवेक सुमन का आत्मविश्वास देखकर हैरान था। उसने कांपते हाथों से लिफाफा पकड़ा। उसे खोलते हुए उसकी उंगलियां फिसल रही थीं। उसने कागज बाहर निकाला। सबसे ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, कंपनी अधिग्रहण समझौता खरीदार दीप सुमन ग्रुप खरीदी गई कंपनी जिनित कॉर्प। विवेक की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जिस कंपनी जिनित कॉर्प का वह वाइस प्रेसिडेंट था, उस पूरी कंपनी को दीप सुमन ग्रुप ने खरीद लिया था। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर विवेक, शायद आपको पता न हो, आज सुबह ही शहर की एक बड़ी डील साइन हुई है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसे अब मेरी कंपनी दीप सुमन ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया है। अब विवेक के तो दिल ने जैसे धड़कन ही बंद कर दिया था। भीड़ में ओह माय गॉड की आवाजें उठीं। काव्या का चेहरा सफेद पड़ गया और विवेक, सुमन ने जारी रखा, नई मैनेजमेंट, यानी कि मैंने यह फैसला किया है कि हम अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को जगह नहीं देते जिनके लिए वफादारी और रिश्तों की कोई कीमत न हो। सुमन ने लिफाफे की तरफ इशारा किया। अगला पन्ना पलटो। विवेक ने पन्ना पलटा। टर्मिनेशन लेटर, बर्खास्तगी का पत्र। वजह, कंपनी के मूल्यों के खिलाफ आचरण। सुमन की आवाज अब और भी सख्त हो गई। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, अभी इसी वक्त। यह तुम्हारी शादी का मेरा तोहफा है। अब तुम्हारे पास अपनी क्लास और लाइफस्टाइल को एंजॉय करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। तभी सीढ़ियों पर कदमों की आहट हुई। दीपक फोन रखकर ऊपर आ चुका था। वह आकर सुमन के ठीक बगल में खड़ा हो गया, एक मजबूत दीवार की तरह। सुमन ने दीपक का हाथ थामा और विवेक की तरफ देखा। और हां विवेक, मिलो इनसे। ये हैं दीपक, मेरे बिजनेस पार्टनर और मेरे पति। विवेक और काव्या सन्न रह गए। दीपक ने मुझे तब संभाला जब तुमने मुझे कचरे की तरह फेंक दिया था। इन्होंने मुझे चलना नहीं, उड़ना सिखाया। फर्क सिर्फ इतना है विवेक कि तुम औरत को पैर की जूती समझते थे और दीपक हम सफर समझते हैं। इसे कहते हैं असली क्लास, जो कपड़ों में नहीं संस्कारों में होती है। दीपक ने विवेक की तरफ एक ठंडी नजर डाली, कुछ नहीं बोला, बस सुमन के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। सुमन ने काव्या की तरफ देखा जो अब रोने ही वाली थी। काव्या जी, आपने कहा था कि खाना लजीज होगा। जरूर होगा, पर मुझे डर है कि अब इस खाने का बिल कौन भरेगा, क्योंकि दूल्हे राजा तो अब बेरोजगार हैं। इतना कहकर सुमन और दीपक जाने के लिए मुड़े। फिर वहां जो तूफान उठा वह देखने लायक था। विवेक अपनी सारी अकड़ भूलकर गिड़गिड़ाने लगा। सुमन, रुको प्लीज, ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज सुमन, एक मौका, बस एक मौका। लेकिन सुमन ने मुड़कर नहीं देखा और दीपक का हाथ थामे निकल गई। काव्या ने गुस्से में अपनी वरमाला तोड़कर विवेक के मुंह पर दे मारी।
यह क्या तमाशा है विवेक, तुम्हारी नौकरी चली गई, अब हम ईएमआई कैसे भरेंगे, हमारे हनीमून पैकेज का क्या होगा। विवेक गिड़गिड़ाया। काव्या सुनो तो, मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूंगा। ढूंढ लोगे? कब? धोखेबाज, भिखारी कहीं के, वह चीख पड़ी। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम सक्सेसफुल थे, लेकिन आज तुम तो एक हारे हुए, बेरोजगार और सड़क पर आए हुए आदमी हो। जिस आदमी की इज्जत उसकी एक्स वाइफ ने भरे बाजार में उतार दी, उसके साथ मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। चिल्लाते हुए वो गुस्से में स्टेज से नीचे उतर गई। मेहमानों के बीच कानाफूसी और हंसी शुरू हो गई। किसी ने पीछे से कमेंट किया, भाई एक्स वाइफ ने क्या धोया है, इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। बाहर कार में बैठते ही सुमन ने एक लंबी सांस ली। गाड़ी आगे बढ़ गई। विवेक स्टेज के बीचों बीच अकेला खड़ा था। कभी पैरों में पड़ी वरमाला को देखता, कभी हाथ में थामे टर्मिनेशन लेटर को, तो कभी सामने खाली होती कुर्सियों को। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।